एक सवाल, क्या एक सरकार, चाहे उसे कितना भी बड़ा बहुमत क्यों न मिला हो, क्या वो एक देश की पहचान, उसकी आत्मा को ही बदल सकती है? यही वो गहरा सवाल है जो केशवानंद भारती केस के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा मामला जिसने भारत के संवैधानिक इतिहास की दिशा ही बदल दी। अब सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? कौन बड़ा है, संसद या सुप्रीम कोर्ट? लेकिन इसी एक सवाल ने भारत की दो सबसे ताकतवर संस्थाओं के बीच दशकों तक चलने वाले सत्ता संघर्ष को जन्म दिया। ये एक ऐसा टकराव था जिसने तय किया कि पॉलिटिकल पावर की सीमाएं क्या होंगी, और इसने हमारे देश का भविष्य तय किया। और जानते हैं, इस सब की शुरुआत हुई एक ऐसी उलझन से जो हमारे संविधान में ही लिखी हुई थी। ये कहानी शुरू होती है हमारे संविधान के अंदर ही मौजूद एक टकराव से। एक तरफ व्यक्तिगत आज़ादी को बचाने की बात थी, तो दूसरी तरफ एक ज्यादा बराबरी वाला समाज बनाने की जरूरत थी। तो समझिए, एक तरफ थे फंडामेंटल राइट्स, मतलब वो अधिकार जो हर नागरिक को मिले हैं, और अगर कोई उन्हें छीनने की कोशिश करे तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। दूसरी तरफ थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये क्या थे? ये एक तरह से सरकार के लिए गाइडलाइंस थीं कि एक बेहतर, एक बराबरी वाला समाज बनाने की दिशा में काम करना है। लेकिन इसमें एक पेंच था, इन्हें कोर्ट में जाके लागू नहीं करवाया जा सकता था। हमारी शुरुआती नेता जैसे नेहरू और अंबेडकर इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक कि वो सामाजिक और आर्थिक बराबरी की नींव पर ना टिकी हो। और बस इसी सोच ने पहले बड़े टकराव की जमीन तैयार कर दी। तो जैसे ही आज़ाद भारत की नई सरकार ने समाज सुधार के लिए काम करना शुरू किया, जैसे बड़े बड़े जमींदारों से जमीन लेकर उसे किसानों में बांटना, तो उसके सामने एक कानूनी दीवार आके खड़ी हो गई। और वो दीवार थी संपत्ति का मौलिक अधिकार। जमींदार सरकार को अदालत तक ले गए, और सुप्रीम कोर्ट, जिसकी जिम्मेदारी मौलिक अधिकारों की रक्षा करना थी, उसने इन सुधारों को रद्द कर दिया। यहीं से उस बड़े संघर्ष की शुरुआत हो गई। कई सालों तक ये खींचतान चलती रही। 1951 में और फिर 1965 में कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। लेकिन फिर आया साल 1967 और गोलकनाथ केस, और यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और कहा कि संसद फंडामेंटल राइट्स को हाथ भी नहीं लगा सकती। बस एक तरह का जुडिशियल अर्थक्वेक था जिसने पावर बैलेंस को पूरी तरह हिला के रख दिया। पार्लियामेंट के लिए ये एक बड़ी हार थी। इसी तनाव भरे माहौल में एक नई और बेहद शक्तिशाली राजनीतिक ताकत की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा बुलंद था, और इसी लहर पर सवार होकर इंदिरा गांधी ने 1971 में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। संसद में उन्हें 2/3 बहुमत मिला, जो बहुत बड़ी बात थी। अब इस जबरदस्त बहुमत की ताकत से उन्होंने एक के बाद एक कई संवैधानिक संशोधन किए। इनमें सबसे अहम था 24वां संशोधन, जिसने गोलकनाथ केस के फैसले को सीधा सीधा पलट दिया और संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की शक्ति वापस दे दी। ये संसद की तरफ से एक बहुत बड़ा पलटवार था। संसद की इसी असीमित शक्ति को चुनौती दी स्वामी केशवानंद भारती ने। वो केरल में एक धार्मिक मठ के प्रमुख थे, और राज्य सरकार उनकी जमीन का अधिग्रहण कर रही थी। मामला इतना गंभीर था कि भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सभी 13 जज एक साथ इस केस को सुनने के लिए बैठे, और ये सुनवाई पूरे 68 दिनों तक चली। फिर वो दिन आया, 24 अप्रैल 1973। कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, और ये फैसला 7-6 के मामूली बहुमत से आया। मतलब एक जज इधर से उधर होता तो फैसला कुछ और होता। ये एक ऐसा न्यायिक समझौता था जो भारत के लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो आखिर ये ऐतिहासिक समझौता था क्या? दरअसल ये एक ऐसे विचार का जन्म था जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सुरक्षा कवच बनने वाला था। कोर्ट ने माना कि हाँ, संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति है। इससे गोलकनाथ केस का फैसला पलट गया। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, कोर्ट ने ये भी कहा कि ये शक्ति असीमित नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे, मतलब उसके जो फाउंडेशनल पिलर्स हैं, उन्हें नहीं तोड़ सकती। अब सवाल ये उठता है कि ये मूल ढांचा है क्या? देखिए,
उस वक्त कोर्ट ने कोई पक्की लिस्ट तो नहीं देखी, लेकिन वक्त के साथ अलग अलग फैसलों से ये साफ होता गया कि इसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का राज, मतलब वो सारी चीजें शामिल हैं जो हमारे संविधान की आत्मा है, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और यही बात इस केस को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। ये सिद्धांत एक संवैधानिक ताले की तरह काम करता है, जो किसी भी सरकार की एब्सोल्यूट पावर पर एक परमानेंट ब्रेक लगा देता है। ये मूल ढांचे का सिद्धांत आज भी एक जीवित और विकसित हो रही अवधारणा है। ये इस बात को पक्का करती है कि हमारे संविधान की आत्मा हमेशा जिंदा रहे। और ये हमारे लिए एक सवाल भी छोड़ जाता है कि आखिर और कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो भारत की संवैधानिक पहचान के लिए इतने जरूरी हैं कि उन्हें कभी नहीं बदला जाना चाहिए।